नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डीएनए की संरचना के बारे में। ये देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो डीएनए का एक मॉडल दिया गया था दो वैज्ञानिकों द्वारा जिनका नाम था वाटसन तथा क्रिक, इसलिए इसका नाम पड़ गया डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल। इसको हम लोग डीएनए की द्विकुंडलित संरचना या फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या किया, तीन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्किंस, फ्रैंकलिन और एस्टबरी। इन्होंने क्या किया था, एक्सरे विवर्तन तकनीक द्वारा डीएनए की श्रृंखलाओं के बारे में पता लगाया। फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि क्या तीन वैज्ञानिक जिनका नाम था, पहले का नाम था विल्किंस, फ्रैंकलिन और एस्टबरी ने एक्सरे विवर्तन तकनीक द्वारा डीएनए की श्रृंखला का पता लगाया। ये तकनीक होती क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने डीएनए का टुकड़ा लिया है या फिर डीएनए लिया है और यहाँ पे एक्सरे का कोई सोर्स है। इससे हमने क्या किया, एक्सरे की किरणों को रिलीज़ किया और ये डीएनए पर पड़ा या डीएनए से ये गुज़रा। जब ये गुज़रा तो यहाँ पे ये है एक्सरे फिल्म। ठीक है, तो इस फिल्म पर इसका जो डायग्राम था वो आ गया, ये छप गया, प्रिंट हो गया। तो जब ये छपा तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने कुछ डाटा दिया डीएनए के बारे में, कुछ बताया। उसी जानकारी का उपयोग करके दो वैज्ञानिक सन 1953 में दो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जेडी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 1953 में इन्होंने प्रयोग किया था, विल्किंस और एस्टबरी और फ्रैंकलिन ने। इसके आधार पर, इनके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पे दो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने अपना एक मॉडल दे दिया 1953 में। और इसी मॉडल के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। ये याद रखिएगा कि 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था वाटसन तथा क्रिक को। किसके लिए, डीएनए की संरचना को बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, डीएनए का डायग्राम है ये। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम देखिए आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये डायग्राम जो है थोड़ा सा हैंडमेड है। अब देखिए यहाँ पे डीएनए है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो स्पष्ट धागे या फिर दो स्पष्ट रज्जु आपस में एक दूसरे से सर्पिलाकार में लिपटे हुए हैं या फिर सीढ़ीनुमा संरचना में ये लिपटे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया बीच में जो है नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। ठीक है, तो ये डीएनए की संरचना दी गई किनके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कुछ डाटा दिया गया है, जैसे कि डीएनए का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब होता है उसकी चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई या फिर चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्या बताया गया, अगला भाग क्या बताया गया कि देखिए यहाँ से हम मानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक हेलिक्स। ठीक है, एक सर्पिल कुंडलित संरचना कहेंगे इसको हम लोग, या फिर एक हेलिक्स, एक घुमाव कह सकते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एक हेलिक्स। तो एक हेलिक्स की लंबाई कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर। आप लोग बदल लीजिएगा, थोड़ा सा मैथ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की, एक हेलिक्स की, एक घुमाव की लंबाई की, तो 34 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करते हैं नैनोमीटर में तो ये हो जाएगा आपका 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट ये कि। और उसके बाद अगला था ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार है, ये दूसरा पेयर है नाइट्रोजनी क्षार का। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अब इसी डायग्राम के आधार पे कुछ डाटा दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, तो उसी डायग्राम के आधार पे यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, देखिए पहला है कि डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी होता है, यानी कि डबल हेलिकल होता है। यहाँ पे देखिए द्विरज्जुकी का मतलब इसके दो धागे हैं, ये धागा एक है, ये एक धागा है, ये इसका मतलब ये है। तथा दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं थोड़े से विपरीत होते हैं। इसका एक सिरा कहलाता है 5 इसका दूसरा सिरा कहलाता है 3 इसका एक सिरा कहलाता है 5 अगला सिरा कहलाता है 3 तो याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं।
दूसरा है, अब आपसे पूछता है कि दूसरा पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का आधार क्या है, या फिर डीएनए की बैकबोन क्या होती है। बैकबोन ऑफ डीएनए, तो आप लोग बताएंगे फॉस्फेट तथा शुगर, यानी कि फॉस्फेट और शर्करा मिलके डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है इसका। ये हमें सीधा मतलब जो भी संरचनाएं होती हैं उसको, स्ट्रक्चर को सही रखने में सहायता करती है। तो ये भी बैकबोन ऑफ डीएनए, यानी कि जो सबसे मेन पार्ट है डीएनए का वो फॉस्फेट है और शुगर है। ठीक है, याद रखिएगा, फॉस्फेट तथा शर्करा डीएनए की श्रृंखला का आधार है। आधार का मतलब बेस, जो मेन होता है। अगला तीसरा पॉइंट है कि एक हेलिक्स यानी एक घुमाव की लंबाई, अभी बता दिया गया आपको, 3 अभी आपको बताया गया कि एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया। इसको ये पूछता है पेपर में, अगर दे देगा आपको डीएनए की संरचना का विस्तार से वर्णन करने के लिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इसके बाद जो भी पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद अब ये यहाँ पे लिखा है कि एक हेलिक्स में यानी कि एक घुमाव में 10 जोड़ी बेस पेयर होते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक घुमाव है, तो ये जो इसमें है ना, इसमें कुल 10 पेयर आएंगे। ठीक है, ये एक सर्कल है, यहाँ से लेके एक हेलिक्स है, इसमें कुल 10 पेयर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डाटा बताया जा रहा है इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 जोड़ी नाइट्रोजनस क्षारों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार ये है, ये दूसरा जोड़ी है, इनके बीच जो दूरी है इसी को बता रहा है। ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई, जो इनके बीच का गैप है वो यही है। तो देखिए यहाँ पे वाटसन तथा क्रिक के मॉडल में कुछ प्रमुख पॉइंट यही थे। पहला था ये डबल हेलिकल होता है, द्विरज्जुकी होता है, और जो दोनों रज्जु होते हैं, जो दोनों धागे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि फॉस्फेट तथा शर्करा डीएनए की श्रृंखला का बेस होता है, मेन होता है। बैकबोन ऑफ डीएनए फॉस्फेट प्लस शुगर। अब पूछता है एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखिएगा। पहला है, एक हेलिक्स में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 10 जोड़ी बेस पेयर एक हेलिक्स में, एक घुमाव में 10 जोड़ी। ठीक है, यानी कि टोटल 20। इसके बाद अगला है कि 2 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी जो होती है वो 0.34 नैनोमीटर या फिर 304 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे डीएनए का बारे में जो भी है